अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवैदी के साथ। मैं हूं आपकी मेजबान इकरार यास। हमारे साथ मौजूद हैं मुजम्मिल सोहरवैदी। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपके? वालेकुम सलाम। बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर, वेलकम टू द शो। सर, आज के दिन में काफी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। फॉर इंस्टेंस, DGISPR की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस दी गई। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जो खान साहब का ट्रायल है आर्मी एक्ट के तहत, उसकी राह जो हमवार हुई है, आपको क्या लगता है कि अब आगे क्या होगा? देखिए, आज जनरल शरीफ ने तो वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि इमरान खान का आर्मी एक्ट में ट्रायल होगा। और उनके जवाब से तो साफ नज़र आ रहा था कि फ़ौज आर्मी एक्ट के तहत इमरान खान का ट्रायल करने के लिए तैयार है, और उसमें फैज़ इमरान गठजोड़ की जो पूरा नैरेटिव है उसके तहत ये ट्रायल होगा, और इमरान खान को फ़ौजी तहवील में लिए जाने के वाज़ेह इम्कानात हैं। तो इसमें तो मुझे अब कोई रुका, लेकिन इसके क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग है कि ये कब होगा। लेकिन बहरहाल इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी की हुई है कि फैज़ को मेरे खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है। लेकिन आज की डीजीआई एसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये नहीं लगता कि कोई वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है, बल्कि फैज़ तो मुलजम, मरकजी मुलजम है। अगर सजाएं होंगी तो फैज और इमरान को इकट्ठे सजाएं होंगी। फैज को कोई माफी नहीं मिलनी है कि वो उसको वादा माफ गवाह बना के इमरान को सजा दे देंगे, उसको बचा लेंगे, नहीं। फैज को ज्यादा सजा होगी, इमरान को कम सजा होगी, फैज को सख्त सजा होगी। और क्योंकि फैज उनका मरकजी मुल्जिम है, बुनियादी तौर पे आर्मी एक्ट लगेगा तो फैज पर ना, इमरान के तो सहूलतकारी के ऊपर लगेगा। तो इसलिए मेरे ख्याल में आज तो मेरी इतलात ये भी हैं कि फौज ने मुल्क के बड़े कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल की हैं, जो क्रिमिनल फौजदारी कानून को समझते हैं। और उसके ऊपर जैक ब्रांच के लिए कानूनी माहिरीन की और बड़े वकला की खिदमात ली गई हैं, जो इस सारे केस को जैक ब्रांच के साथ देख रहे हैं, ताकि इसमें कोई कानूनी सुकम ना रह जाए। क्योंकि कल को इसकी अपीलें हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में आनी है, तो वो इसमें कोई कानूनी सुकम नहीं रहने देना चाहते। हर सबूत को, हर हर गवाह को, हर चीज को के लिए सिविल कानूनी माहिरीन भी फौज ने हायर किए हैं, ताकि इसके कानूनी सुकम दूर किए जा सकें। और आजकल जो फैज के खिलाफ गवाह पेश हो रहे हैं, डीजीआईएसपीआर ने इस हवाले से मुबहम बात की है कि और कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं या और कितने गवाह हैं। इसका मतलब है कि और गवाहान भी मौजूद हैं, और गिरफ्तारियां भी फौज में हुई हैं, और काफी लोग जो हैं इसके जेर असर आए हैं, और जो फैज का पूरा नेटवर्क था वो ब्रेक हो गया है। तो इसलिए मुझे तो अब इमरान खान के फौजी ट्रायल में कोई रुकावट नजर नहीं आ रही है। मुझे लग रहा है कि फौज इसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार है, और फौज हुकूमत के साथ खड़ी है। एक तरफ आज डीजीआईएसपीआर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे इमरान खान के मिलिट्री ट्रायल की, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर जो है वॉर गेम्स के हवाले से आर्मी चीफ के साथ जो है जीएचक्यू में पिंडी में मौजूद थे, और वो फुटेज भी जारी हुई, जो साफ जाहिर है कि आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर इकट्ठे हैं। और दूसरी तरफ इमरान खान का फौजी ट्रायल। तो ये हमें सियासी मंजरनामा और फौज की सिमत बताता है कि जो लोग कह रहे थे कि फौज बड़ी बहाम का शिकार है, फौज ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है। फौज यकसू है, और फौज इस वक्त आउट हुकूमत के साथ मुकम्मल तौर पर खड़ी है, जबकि पीटीआई को और इमरान खान को क्रश करने का जो एजेंडा है वो अपने तौर पे जारी है। तो सर, अगर फैज साहब को सजा होती है तो सजा की नौयत क्या होगी, और मौजूदा जो सियासी सूरत हाल है, मंजरनामा है, उस पर उसका क्या इफेक्ट होगा? मेरे ख्याल में फैज साहब को कम से कम सजा हुई तो उम्र कैद होगी, और ज्यादा से ज्यादा सजा हुई तो फांसी होगी। उम्र कैद और फांसी के दरमियान है, इससे कम उन्हें सजा नहीं हो सकती। ये भी हो सकता है कि पहली स्टेज पे फांसी की सजा हो और फिर वो अपील में जाके उम्र कैद हो जाए। लेकिन मुझे अभी तक जो फौज के मूड नजर आ रहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और जो गुफ्तगू नजर आ रही है, वो मैक्सिमम सजा की है, जिसमें कोई रियायत नहीं है। फैज को एक मिसाल बनाया जाएगा, ताकि आइंदा कोई रिटायर्ड जर्नैल जो है वो फौज के मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करे, और इसके बाद रिटायर्ड जर्नैलों को ये कान हो जाए कि आप पर आर्मी एक्ट लग सकता है और आपको सजा हो सकती है। ये जो रिटायर्ड जर्नैलों ने वक्त डाला हुआ था ना, कि ये अपनी अलग ही डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाकर और फौज पर तनकीद करना शुरू कर देते थे, तो इसका रास्ता रोकने के लिए भी ये बिल्कुल फैज को मिसाल बनाया जाएगा, ताकि आइंदा कोई रिटायर्ड जर्नैल फौज के किसी भी किस्म के मामले में इंटरफेयर करने से पहले 100 दफा सोचे।
लिहाजा मेरी नज़र में कम से कम सज़ा उम्र कैद है और ज़्यादा फांसी के इम्कानात हैं। सर आगे बढ़ेंगे, कुछ बात करेंगे मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल को लेकर। तो जो मुश्तरका पार्लियामेंट का इजलास होना था, तो वो क्यों मुलतवी हुआ है? उसके पीछे अंदर की बात क्या है? देखिए, वो 1 हफ्ते के लिए मुलतवी हुआ है। एक अमूमी राय ये है कि शायद वोट पूरे नहीं थे, एजेंडा तैयार नहीं था, इसलिए मुलतवी किया गया है। लेकिन हुकूमती इत्तलात डिफरेंट हैं। देखें, मेरी इत्तलात ये हैं कि 20 सितंबर को वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब करने के लिए अमेरिका जाना है। और जो आईनी तरमीम है, जो अदालती पैकेज है, जिसमें चीफ जस्टिस की तैनाती का तरीक़ाकार है, जिसमें और अदालती रिफ़ॉर्म्स हैं, जुडिशल रिफ़ॉर्म्स हैं, ये आईनी तरमीम उससे पहले मंज़ूर होगी। जब वज़ीर-ए-आज़म अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली से खिताब कर रहे होंगे, उस वक़्त उनके पास पार्लियामान में 2 तिहाई अक्सरियत से वो तरमीम मुकम्मल करा चुके होंगे और एक मज़बूत वज़ीर-ए-आज़म के तौर पे वो अक़वाम मुत्तहिदा जाएँगे। लिहाज़ा 20 सितंबर से पहले मैं समझता हूँ कि वो आईनी तरमीम भी आ जानी है और मुश्तरका पार्लिमानी इजलास भी इसीलिए रोका गया है कि सब कुछ इकट्ठा करने के लिए तो पहले पार्लिमानी तरमीम की जाए या पहले मुश्तरका पार्लिमानी किया जाए। तो इस वक़्त इस्लामाबाद में बहुत तेज़ी से आईनी तरमीम पर काम हो रहा है। उसके पैकेज को खत-ओ-ख़ाल को तय किए जा रहे हैं, वोट पूरे किए जा रहे हैं और इत्तलात यही है कि आज 5 सितंबर है और 20 सितंबर से पहले किसी वक़्त भी ये आईनी तरमीम आ सकती है और इसकी डेडलाइन जो हुकूमत की नज़र में है, वो 20 सितंबर से पहले इस आईनी तरमीम को लाना है। लिहाज़ा मैं समझता हूँ कि आईनी तरमीम के लिए काम हो रहा है और ये मुश्तरका पार्लिमानी इजलास जो था, ये भी इसीलिए मुलतवी किया गया है कि आईनी तरमीम के लिए काम करना था। जहाँ तक वोटों की बात है, वोट पूरे हैं, पीटीआई के अपने वोट पूरे नहीं हैं और 8 सितंबर के जलसे में भी पता लग जाएगा कि पीटीआई की अवामी ताकत क्या है, क्योंकि मुझे लगता है कि पंजाब से तो कोई काफ़िले नहीं जा रहे। मैंने जितना पता किया है, लाहौर से कोई नहीं जा रहा, साहिवाल पूरे सेंट्रल पंजाब से कोई नहीं जा रहा और जो केपी से लोगों ने आना है, केपी में भी इतनी ज़्यादा तक़सीम हो गई है तहरीक-ए-इंसाफ में, आतिफ़ खान ग्रुप अलग हो गया है, शेर अफ़ज़ल मुशंदाना अलग हो गई हैं, तो वहाँ तक़सीम इतनी ज़्यादा है कि वहाँ से भी कोई बहुत ज़्यादा लोगों के आने की तवक्को नहीं है। इसलिए जो लोग कह रहे हैं ना कि 8 सितंबर का जलसा तारीख़ी होगा, ये तारीख़ी नहीं होगा, ये एक एवरेज जलसा होगा, जिसमें कोई कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं टूट जाना, ये एक मुनासिब सियासी जलसा होगा, जो होगा और ख़त्म हो जाएगा। सर आगे बढ़ेंगे और आखिर में बात करेंगे मौलाना साहब को लेकर। तो मौलाना साहब ने कहा है कि कौन 45 की हुकूमत हो, 47 की, अब जो भी है यही हुकूमत है और उनकी जानिब से मज़ीद कहा गया है कि वो सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होंगे। ये तो एक खुदकुशी के मुतरादिफ है। तो इस मुतालिक आप क्या कहेंगे? मौलाना अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे, वो पीटीआई के साथ भी शामिल नहीं होंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो अपनी आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे, इश्यू टू इश्यू बात करेंगे, कभी हुकूमत का साथ देंगे, कभी ऑपोज़िशन का साथ देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो विकेट के दोनों तरफ खेलने की तैयारी कर रहे हैं। वो दोनों तरफ अपने दरवाज़े खुले रखेंगे। देखिए ना जी, ऑपोज़िशन भी उनसे बात करती है, गवर्नमेंट भी उनसे बात करती है, वो अपनी ये पोज़ीशन क्यों ख़राब करेंगे? किसी वक़्त वो ऑपोज़िशन के साथ डट के खड़े हो जाएँगे, हमें नज़र आएगा कि वो मेन ऑपोज़िशन लीडर हैं। किसी वक़्त वो हुकूमत को भी सपोर्ट कर देंगे, जिससे लगेगा कि हुकूमत बड़ी मज़बूत हो गई है। तो उन्होंने पार्लियामान में रहने का ऐलान किया है, उन्होंने इस हुकूमत को मानने का ऐलान किया है, उन्होंने इस पार्लियामान को मानने का ऐलान किया है, तो उन्होंने पार्लियामानी किरदार अदा करने का ऐलान किया है। तो मेरे ख़्याल में ये एक तरह से हुकूमत की सपोर्ट है और वो खुशाइंद है। जो हुक्मरान इत्तेहाद है, वो मौलाना फज़लुर रहमान के इन ऐलानात को मुस्बत तौर पे देख रहा है। तो नाज़रीन, ये थी आज की अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।